सऊदी जैसी कंट्री में आपने क्यों डिसाइड किया कि मुझे स्टार्टअप खोलना चाहिए? ये कहना चाहूँगा कि देखिए अगर आपको स्टार्टअप करना है ना, इस लाइन में आना है तो पैसों के लिए मत आइएगा। तो एक दिखा सकते हैं कि यार हमारी कंपनी प्रॉफिट में है और एक दिखाते हैं हमारी कंपनी लॉस में है। कौन सा आइडिया ज़्यादा पिच करता है इन्वेस्टर को, लॉस वाला या प्रॉफिट वाला? अच्छा, ये अगर आप 2 साल पहले बोलें तो लॉस वाला था। आइडिया जो आप लेके आ रहे हैं मार्केट में वो कम इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो आइडिया कौन लेके आ रहा है, फाउंडर्स कौन है, को फाउंडर्स कौन है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो ये बहुत बड़ा धोखा है बेसिकली। लोग समझते हैं कि वो कार्ड पे लिखा हुआ है ना सीईओ। हमने डिलीवरीज भी की हैं, हमने परचेजिंग भी की है, सप्लायर से सामान पिकअप भी किया है और कस्टमर को डिलीवर भी किया है। इन्वेस्टर का ट्रस्ट लाने के लिए क्या चैलेंजेस आपको आते थे? कि वी आर द अमेज़न फॉर रेस्टोरेंट्स फॉर देयर रॉ मटेरियल। एक्सपीरियंस के बगैर इफ यू आर टेकिंग दिस स्टेप दैट विल बी डिजास्टर। यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस। और मैं उस कमरे में बैठ के उसके ऊपर हाँ कर रहा हूँ क्योंकि आई जस्ट वांट टू सर्वाइव माय जॉब। स्टार्टअप के फेलियर के रीजंस क्या हो सकते हैं? स्टार्टअप फेलियर के जो 2-3 रीज़न मेरे नज़दीक हैं वो ये है कि हेलो एवरीवन। आज की पॉडकास्ट में हमारे पास ऐसे लोग आए हुए हैं जिन्होंने साथ बचपन गुजारा, बड़े ब्रॉटअप हुए एक साथ, डिफरेंट तालीम हासिल की, डिफरेंट प्रोफेशन में गए, लेकिन एक पॉइंट पे इन्होंने सोचा कि हमें जॉब छोड़ के एक स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। और वो स्टार्टअप करने के लिए जो डिसीजन उन्होंने लिए वो बड़े बोल्ड थे, बहुत ही रिस्क थे, फैमिली इन्वॉल्व थी, चैलेंजेस थे, लेकिन आज वो लोग बड़े खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं इस स्टार्टअप से। तो मेरे पास आज वो 4 को फाउंडर्स हैं, 2 मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन 2 को फाउंडर्स मेरे पास हैं। फीफो एक कंपनी यहाँ पे खुली है पिछले 2 साल पहले सऊदी अरब में, और इन चारों को फाउंडर ने अपनी जॉब छोड़ी है अपना पैशन के लिए, अपनी फैमिलीज़ को प्रॉब्लम में डाला है, वो क्या है हम समझेंगे इनसे। लेकिन मेरे पास आज 2 को फाउंडर्स हैं इस कंपनी के, अदनान भाई और मुसाब। दे आर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ को फाउंडर्स के पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है, लेकिन आपने माशाल्लाह इस पॉडकास्ट के लिए घंटा निकाला। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई थिंक हम आपके 2 लोगों को मिस कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली दानिश भाई जो कि सीईओ भी हैं इस कंपनी के और वन ऑफ द को फाउंडर। और उस जर्नी के अंदर मैं जानता हूँ आप लोगों की जर्नी जिस तरह से चली है वो एक एक इंस्पायरिंग जर्नी है, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे रिस्क लिए हैं लाइफ में जो कि एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो पहले मुसाब भाई आप थोड़ा सा देख लेंगे, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे स्टार्ट किया, किस तरह से लाइफ गुजरी और यहाँ तक कैसे पहुँचे? थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत नदीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हमें इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो ये पॉडकास्ट जर्नी है यूट्यूब पे जो आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग योर इनिशिएटिव्स ऑन लिंक्डइन, प्लस जो आप कम्युनिटी को पे बैक कर रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स माशाल्लाह, जिसमें जो है आप कोर्सेज भी हैं, इसके अलावा आपकी बाकी जो नॉलेज नॉलेज शेयरिंग है बेसिकली लोगों के साथ। आई थिंक इट्स अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त है। तो थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच, सर। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह आपको बहुत बेहतर भी देगा, एक तरह से जारी है, लोग आपसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन का। हम और आप का सफ़र एक साथ ही शुरू हुआ था अगर आपको याद हो। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू टेल दी ऑडियंस कि ही वाज आवर फर्स्ट हायर प्रैक्टिकली स्पीकिंग। आई मीन ये पहले इंसान थे जिनको हमने अपने नए स्टार्टअप में हायर किया था। और ये एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज ही हैड अ बिलीव इन दिस, और वो इस बिलीव की वजह से ही उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और ही फाउंड द स्टोरी क्वाइट कन्विंसिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल नदीम भाई। हमारी स्टोरी बड़ी सिंपल है। फैमिली हमारी सऊदी अरेबिया में जो है वो 3 जनरेशन से है। हमारे जो नाना है वो आए थे यहाँ पे 1960s में। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट 9 इंजीनियर्स हु केम फ्रॉम पाकिस्तान टू सेट अप एचटीसी। और अब हमारी फैमिली को ननियाल को हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पे 60-65 साल हो चुके हैं। पैदाइश हम सबकी यहाँ पे है, मैं हूँ, बाकी को फाउंडर है माशाल्लाह, ऑल बोर्न एंड रेज्ड इन साउदी। हमने अपनी स्कूलिंग जर्नी वहीं पर करी। आई वाज इन रियाद फॉर 4 years इनिशियली व्हेन आई केम दैट 1992। फिर हमने यहाँ का जो एम्बेसी स्कूल है पाकिस्तान का, वहाँ से हमने तालीम हासिल की, इंटर किया। फिर हम चले गए यूएस। आई वाज इन डैलस टेक्सास फॉर ऑलमोस्ट 4 years। फिर वहाँ पे आई वाज डूइंग माय बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। आई हैड टू कम बैक टू सऊदी फॉर अ फ्यू पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे जाना पड़ा बैक इन 2005। फिर मैंने यहाँ पे अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया फॉर अ ईयर। देन आई वेंट टू पाकिस्तान, कराची, to complete my bachelor's. वो करके I came back in 2008, and this is where the professional experience started. My first job was with a company called Summer Group. It is one of the biggest medical equipment and क्या कहते हैं medicines की company, and they also had a consumer division.
So I joined them in sales as one of the section managers at that time back in 2008. उनके साथ 3-4 साल काम किया. Then I went to another company, Aero Food, जो कि बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पर फूड आइटम्स का, फूड स्टफ का. उनके साथ 4 साल काम किया. And then finally the last 8 years, just before doing FIFO Plus, I went with another local manufacturing group, जो कि Kumbala है, which is a multinational company. So throughout my career, I was mainly into sales, business development, trade marketing and marketing. तो ये 15 साल करने के बाद और काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे जाने के बाद जो है वी रियलाइज कि यस इट्स अबाउट टाइम कि वी टेक अ लीप ऑफ फेथ. और उसके मल्टीपल रीजंस थे. एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी विल टेक यू गाइस थ्रू आवर जर्नी इन द लेटर फेज ऑफ द पॉडकास्ट. लेकिन इन शॉर्ट ये हमारी स्टोरी है और उसके बाद फिर FIFO Plus स्टार्ट हुआ. थैंक यू साहब। तो आपका जो जर्नी था ज़्यादातर बिजनेस साइड पे रहा, आपने किसी और से अगर टच नहीं किया, और करते 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 आपने एक दिन डिसाइड किया कि हम फीफो स्टार्ट करते हैं। फीफो में बाद में आते हैं। अदनान में थोड़ा सा अपना जर्नी बताइए कि किस तरह से आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा आई थिंक आईटी की तरफ है, और कैसे ख्याल आया कि यार इस फोर्स को ज्वाइन करते हैं। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग. और जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है और कॉलेज में, स्कूल में कंप्यूटर साइंस ही लिया हमेशा, और शुरू से कंप्यूटर का शौक था और प्रोग्रामिंग का शौक था स्पेसिफिकली. अपना स्कूल कंप्यूटर साइंस से किया, कॉलेज कंप्यूटर साइंस से किया, 4 साल यूनिवर्सिटी भी कंप्यूटर साइंस में की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फास्ट से. और जब पास आउट हुआ यूनिवर्सिटी से तो उसके बाद भी जॉब प्रोग्रामर की कुछ साल पाकिस्तान में लगाए. उसके बाद फिर सऊदीया वापस आ गए, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली सऊदीया में ही थी. मेरे भाई, ब्रदर्स, सिस्टर्स, पेरेंट्स सब सऊदीया में, तो वी हैव टू कम बैक. और फिर यहाँ पे जब अपनी जॉब शुरू की, वो भी या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुरू की, और सऊदी बिन लादेन से काम शुरू किया, पब्लिक बिल्डिंग एयरपोर्ट डिवीजन से. उसके बाद फिर हेड ऑफिस में ज्वाइन किया सऊदी बिन लादेन के. फिर वहाँ से फिर उनका ERP डेवलपमेंट वगैरह सारी की, और हार्ड कोर प्रोग्रामर. आई बिन प्रोग्रामिंग लाइक क्रेजी, अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत सीखा. कंस्ट्रक्शन लाइन में, बहुत सारे बिजनेस लाइंस पे काम किया, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं. रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत काम किया, POs डेवलप किए, POs इम्प्लीमेंट किए, ERPs इम्प्लीमेंट की. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे बहुत काम किया, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स बनाए. तो शुरू से ही टेक्नोलॉजी का ही शौक था. बीच में थोड़ा थोड़ा हार्डवेयर का शौक भी आया, तो सर्वर्स के सेटअप भी किए, और डेटा रूम्स बनाए, और स्टोरेज बनाई. फिर उसके बाद भाइयों ने हमारे घेरा मुझे ये रहा। कि यार अपना करते हैं. अच्छा, इसके बीच में ना मैं अपना अपना भी काम करता रहता था. IT का अच्छा। बहुत काम किया है मैंने. ऑन द साइड जॉब के साथ साथ POS सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर, कुछ कंपनीज में ERPs इम्प्लीमेंट किए. तो साइड शुरू से ही अपना काम, अपना बिजनेस करने का शौक था, और साइड में साइड हसल चलती रहती थी. तो एक दिन भाइयों ने घेरा कि चलो यार एक आइडिया है, इस पे काम करते हैं. तो बिजनेस भाइयों के पास था, मेरे पास टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस था, तो आई सॉर्ट ऑफ कंप्लीट दैट लूप. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड एंड आई एम वेरी प्राउड. और बस इस तरह शुरुआत हुई थी, वो अब तक लगे पड़े. अच्छा, आप लोग कोई बचपन से भी कोई ताल्लुक है आप लोगों का? आपके बचपन साथ गुजरे, मैंने सुना है इसके बारे में। जी, तो हम वो लोग क्या स्कूल में साथ ही थे. स्कूल में साथ थे आप लोग? अच्छा। जी जी, मैंने इनको ज्वाइन किया था फ्रॉम ग्रेड 6, और अच्छा। वी वर इन द सेम क्लास. ग्रेड 6, 7, 8, 9, 10, 12, ये सारी क्लासेस हम लोगों ने एक साथ की. 12th के अच्छा। बाद फिर वी वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर ग्रेजुएशंस. और मुसाब US चला गया था, और दानिश UK चला गया था. मैं और हन्नान, हम लोग पाकिस्तान में पढ़े हुए हैं. हन्नान ने बहरीन अच्छा। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी, और मैंने अच्छा। फात से की थी. तो ग्रेजुएशन के फौरन बाद वी जस्ट केम बैक और वी जॉइन टुगेदर. अच्छा, मुझे एक सवाल ये है कि ये जब स्टार्टअप आप स्टार्ट करते हैं, अब देखिए आप लोग अच्छी भली जॉब कर रहे थे, फैमिली खुश थी, सैलरी घर में आ रही थी अच्छी, सऊदी जैसी कंट्री में आपने क्यों डिसाइड किया कि मुझे स्टार्टअप खोलना चाहिए? व्हाई नॉट इन पाकिस्तान, योर होम कंट्री? इसका बेसिकली थोड़ा सा तफसीली जवाब है. असल में इसके पीछे थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है जो मैं थोड़ा देना चाहूँगा कि ये थॉट कहाँ से आया. क्योंकि अगेन आई थिंक इट्स अ थॉट प्रोसेस दैट लीड्स यू to leave your job, or there has to be a very strong force
जो कि आपको मजबूर करे काम करने के लिए, या एटलीस्ट कुछ करे, मजबूर तो नहीं, कुछ कहूँगा। तो जहाँ तक जॉब से ताल्लुक है, आई थिंक वी वर डूइंग वेरी गुड। आई मीन माय लास्ट पोजीशन वाज आई वाज द हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट ग्लोबल ट्रेड मार्केटिंग, अदनान वाज द हेड ऑफ B2B इन SMD, जो कि साउथी नेशनल बैंक, द बिगेस्ट बैंक इन द रीजन। और दानिश जो है, ही हैड हिज ओन कंसल्टिंग फर्म इन सऊदी, जो कि ऑलमोस्ट 50 प्लस रेस्टोरेंट्स कंसल्ट कर चुके थे। हन्नान obviously professionally he was part of McKinsey Group, and then he went to the IMF, and still he's associated with the World Bank and IMF, माशाल्लाह। तो चारों का जो करियर पॉइंट था वो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन बहुत अच्छे मोड़ पे आ गया था। लेकिन उस टाइम पे आके ना एक थोड़ी सी, इफ आई टेल यू माय पर्सनल वो, एंड आई थिंक आई वुड लेट अदनान टेल हिज पर्सनल जर्नी, मेरी जो वजूहत थी उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह थी ना, वो इट वाज नॉट फाइनेंशियल। तो ये मैं बाकी लोगों को भी कहना चाहूँगा कि देखें, अगर आपने स्टार्टअप करना है ना, इस लाइन में आना है, तो पैसों के लिए मत आइएगा, बिकॉज पैसों इज द आउटकम ऑफ योर हार्ड वर्क, योर परसिवरेंस एंड योर सक्सेस, राइट? बिल्कुल आउटकम है, इट शुड नॉट बी द गोल और द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग इनटू एनी बिजनेस। तो जो पहली वजह थी वो तो ये थी कि एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा था हमारे अंदर, इसको हम कहते हैं ना कीड़ा, किसी चीज हाँ का होना, तो वो सब में था। आई वॉज डूइंग साइड हसल्स, अदनान वॉज डूइंग साइड हसल्स, दानिश अपने साइड हसल कर रहे थे, हमनान कर रहे थे, सारे साइड हसल कर रहे थे जॉब के साथ, लेकिन जॉब कंबाइंड जॉब कोई के एफर्ट नहीं आ रही थी राइट जीवन पर। दूसरा जो वजह थी वो ये थी कि आई रीच टू अ पॉइंट टू ऑफ अ करियर वेयर आई रियलाइज कि यार अब इससे अगर आगे बढ़ना है ना, तो उसमें जो सबसे खतरनाक चीज थी, जो वाज बॉदरिंग मी अ लॉट, कि यार बहुत ज्यादा जो है ना, आपको अपने अंदर एक तरह से हिपोक्रेसी का एलिमेंट लाना पड़ेगा। हम्म क्योंकि आई रियलाइज सिटिंग विद द बिग गाइज ऑफ द कंपनी, यूजुअली जो कि आपकी माशाल्लाह कंपनी को हेड कर रहे होते हैं, आई बिकेम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो वहाँ पे फिर मैं जब डिसीजन मेकिंग को देख रहा था, एंड हाउ थिंग्स वर एक्चुअली टेकन पर्सनली एंड नॉट प्रोफेशनली, और किस तरह से जो है बिजनेस डिसीजन जो वो ड्राइव हो रहे थे पर्सनल लेवल पे, उस चीज़ ने मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया था कि यार ये चीज़ तो मुझे भी करनी पड़ेगी। फिर इसका मतलब है अगर मुझे हम्म सर्वाइव करना है सॉर्ट ऑफ गैंग के अंदर या इस कहानी में, तो जो चीज़ सही है वो नहीं करनी होगी, जो चीज़ वो चाह रहे होंगे वो करनी पड़ेगी। सही तो उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा आ जाता है, इमोशनल कॉम्प्रोमाइज़, प्रोफेशनल कॉम्प्रोमाइज़ और एथिकल कॉम्प्रोमाइज़ मैं कहूँ हम्म तो आपको फील लगता है कि यार ये चीज़ गलत है, और मैं उस कमरे में बैठ के उसके ऊपर हाँ हाँ कर रहा हूँ क्योंकि आई जस्ट वांट टू सर्वाइव माय जॉब, जबकि मैं यहाँ पहुंचा हूँ अल्लाह के फजल से और मेहनत से और अपनी ईमानदारी से, राइट? तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी मुझे, तो आई वाज लाइक नहीं यार, इस चीज़ से बाहर निकलना है, वरना मैं इस साइकिल में फंस जाऊंगा बुरी तरह से, और फिर आई हैव टू बेसिकली कॉम्प्रोमाइज ऑन माय पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स, और मेरी अपनी एग्जैक्टली पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ जाएगी। तो ये रीज़न था। थर्ड रीज़न ये था कि यार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक टाइम के बाद। हम्म पैसा जो है वो आपको एक सर्टेन पॉइंट तक लेके जाता है, डिफेंस के, फॉर समवन perhaps 20,000 riyals is their highest point, for somebody it's 50,000, for somebody it's 100,000। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, उन नंबर्स को तो आप रीच कर जाते हो, लेकिन बहुत दफा क्या होता है कि जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला फैक्टर होता है ना, वो उस तशनगी को या उस प्यास को ना नहीं बुझा रहा होता। तो आई थिंक आई हैड दैट वेरी मच इनटू मी कि यार मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि जब मैं शायद दुनिया से जा रहा हूँ तो मुझे खुशी हो कि मैंने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया, और मैं हम्म सिर्फ एक एक नंबर इन एन ऑर्गेनाइजेशन या एक एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ना रहा। मैंने अपनी कैपेबिलिटीज को ज़्यादा सुधार कर दिए, उसको मैक्सिमम हद तक मैंने उसको सही पे यूटिलाइज किया। अब अल्लाह का शुक्र है, बचपन से हमें अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी होती है हर किसी को, आपको माशाल्लाह यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, स्ट्रॉन्ग इन कंप्यूटर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे अंदर कुछ सलाहियत थी, हमने कहा उसकी जो कंप्लीट इजहार होगा उस सलाहियतों का वो इस तरह से होगा कि हम अपना काम करके प्रूव करें कि नहीं यार हम भी करते। तो दिस वॉज द थर्ड ड्राइविंग फोर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये तीनों फोर्सेज में मिलके, जो आपने सवाल पूछा था कि यार जो आपने सारी तकलीफें आई है, जो परेशानियां आती हैं बीच में, इट्स नॉट अ स्मूथ जर्नी, इट्स अ वेरी, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो वो कैसे बर्दाश्त की, तो आई थिंक ये चीज़ों का जो आपस में इन फोर्सेज का मिलना जो है ना, वो आपको बहुत तकवीत देता है कि नहीं यार, हम्म आई कैन एक्चुअली सर्वाइव दिस बिकॉज आई हैव माई बैकिंग। तो ऑब्वियसली अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको फजल के जरिए बैकिंग होती है उसकी, एक वो जरूरी है आपके, प्लस फिर आपकी फैमिली एंड योर फ्रेंड्स एंड योर पीपल दैट वो सब मिलजुल के आप उस कठिन मरहले से निकल जाते हैं। तो आई थिंक ये मेरा प्राइमरी रीजन था कि मैंने जॉब छोड़ी। आई डिडंट हैव एनी इशू, अल्लाह का शुक्र है, और आगे भी प्रमोट होते रहते, लेकिन बस हो गई ऐसा। या नहीं एक्सेलेंट और बड़ा इंस्पायरिंग है, क्योंकि मैं खुद भी कुछ साइड हसल करता हूँ, लेकिन देखें एक एक फेयर मेरे अंदर ये है कि अगर जॉब नहीं करूँगा तो मेरे बिल्स कैसे पे होंगे, मेरा रेंट कैसे पे होगा, मेरी एजुकेशन कैसे पे होगी बच्चों की।
क्योंकि ये एक फेयर रहता है। तो वो उस फेयर को अदनान भाई थोड़ा सा बताएं कि वो चीज़ कैसे आप लोगों ने रिकवर की कि यार अगर कुछ हो जाता है, फंस जाते हैं, देन व्हाट, गो बैक टू कॉर्पोरेट और मूव फॉरवर्ड। देखिए, रिस्क देने वाली तो अल्लाह अल्लाह की ज़ात है, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। यानी बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने अपनी प्लानिंग तो करनी है। तो बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, लीविंग द जॉब, या फिर आपको अपना स्टार्टअप या अपना कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, आई थिंक यू शुड थिंक ऑफ सम बैकअप फर्स्ट। तो कोई बैकअप होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल की सूरत में हो, फाइनेंस की सूरत में हो, या फिर वो फैमिली की सूरत में हो, या फिर वो किसी क्या कहते हैं, कोई और किसी और फॉर्म में हो। कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए आपके पास, सो दैट यू कैन गो बैक इफ इट फेल्स, इफ एनीथिंग हैपेंस, ओके। लेकिन वो शुरू में आप फेयर रहता है, पहले 6 महीने 1 साल तक मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद फिर दैट फेयर इज गॉन। हमें भी बहुत ज्यादा डर था कि क्या होगा, ठीक है ना। अब तो सारी कश्तियां जला दी हैं, बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पीछे बैकअप में था हमारा तो। लेकिन हर किसी, हो सकता है हर किसी के केस में ऐसा ना हो, लेकिन थिंक ऑफ सम बैकअप बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, क्योंकि आपके पास फैमिली है, फैमिली के बिल्स हैं, घर है, घर का रेंट है, तो ये सब तो पे करना है किसी सूरत है। और दूसरा ये कि एक्सपीरियंस के बगैर, इफ यू आर टेकिंग दिस स्टेप, दैट विल बी डिजास्टर। यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, बिल्कुल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिर जब जब तक आप वो एक्सपीरियंस के लेवल तक पहुंचते हो ना, आई थिंक एट दैट मोमेंट आप जो है ना फाइनेंशियली थोड़े से स्टेबल होते हो, कि इवन विदाउट सैलरी यू कैन सर्वाइव फॉर 6 और 8 मंथ्स। या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो सबके साथ मेरे ख्याल से ये होगा। तो 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 एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस हो तो उसके बाद ये स्टेप ले बंदा। तो कितना आप लोगों ने सर्वाइवल रखा था अपना कि अगर नहीं चलता यार, कितने दिन मैं सर्वाइव कर लूंगा, 6 महीने, 1 साल, क्या एक स्टैंडर्ड होना चाहिए इसका, एक नॉर्मल इंसान अगर ये फैसला करना चाहे? एटलीस्ट 6 मंथ का तो बैकअप हो 6 मंथ्स कि का बैकअप होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद फिर आप शुरू कर देते हो कि मैं अपना लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो कर दूं, अपने खर्चे थोड़े कम कर लूं, कि उसको मैं एक्सटेंड कर लूं मैक्सिमम अप टू 1 ईयर। अच्छा, और जब ये, एट द सेम टाइम आप पुश करो पूरा पूरा अपनी स्टार्टअप, जो भी बिजनेस आपने शुरू किया है, कि इसको सक्सेसफुल बनाओ। लेकिन क्या आप लोगों ने जॉब फौरन छोड़ दी थी द डे यू स्टार्टेड योर फीफो, और आप लोगों ने कुछ पैरल लेके चला था अपने आप को? नहीं, जॉब तो फौरन बिल्कुल, वी रिजाइन एंड स्टार्टेड अ न्यू कंपनी। अच्छा, आप लोगों ने कश्तियां जला के ही स्टार्ट की थी, नई किश्ती जी सब बिल्कुल, खत्म करके? हाँ, सब खत्म उसमें कर। मैं अच्छा। I'll give an advice to the audience is कि देखें, कभी भी ये ना सोचिएगा कि आप कोई भी स्टार्टअप हो या कोई एक ट्रेडिशनल बिजनेस जॉब के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स लाइक अ बेबी। और Yeah. बेबी जो है ना वो फुल टाइम अपनी माँ का टाइम मांगता है, सीधी बात है। हाँ। ये नहीं हो सकता कि पार्ट टाइम आपने जो है ना, तो ये बहुत ही इसमें क्या होगा कि इसमें जो चांसेस ऑफ फेलियर है वो बहुत हाई हो जाते हैं, कि इफ यू आर ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ टू बोर्ड, तो ना कि आई एम राइडिंग टू बोर्ड, जॉब भी करूंगा ये भी कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ ये हो सकता है कि अगर आपने साइड हसल में जॉब के दौरान कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है राइट लेफ्ट, उससे कोई रिटर्न आ रहा है तो वो तो ठीक है, जो चार मोर ऑफ साइलेंट इन्वेस्टमेंट कह लें, या एक बिल्कुल जो होती है ना स्टॉक में लगाए हुए, किसी ने प्रॉपर्टी में लगाया हुआ, किसी ने इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है जनरली, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हैं एंड यू वांट टू गो embark on an entrepreneurial journey, then you have to quit your job and then go for it. Otherwise, don't waste time and don't waste people's money, क्योंकि इसमें आप जानते हैं नदीम भाई के पैसा जो है वो पब्लिक का होता है। I mean, investors they are the ones who actually put in their money and hard work and hard earned। तो आप उसको भी रिस्क में डाल रहे हैं और अपने आप को भी रिस्क में डाल रहे हैं, जॉब छोड़ के ही करेंगे। आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट जो अदनान ने बोला है कि बेसिकली कि हमने जॉब छोड़ी थी, तो आई वुड लाइक जस्ट टेल यू कि हमने, यस, हम सब ने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ी। कंपनी फॉर्मेशन के दौरान हम काम कर रहे थे, लेकिन जैसी कंपनी फॉर्म हो गई वी ऑल क्विट आवर जॉब एंड वी जॉइन फीफो प्लस एज फुल टाइम। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा बाकी ऑडियंस में भी, जिन लोगों को भी स्टार्टअप की इंडस्ट्री में आना है या किसी भी, इफ दे वांट टू एम्बार्क ऑन देयर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, तो उसमें मेक श्योर ये करें कि फुल टाइम जॉब छोड़ के आएँ, क्योंकि ये एक फुल टाइम डेडिकेटेड जॉब इट हैज टू बी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मांगता है, जो कि आपकी शायद जॉब से भी कई गुना ज़्यादा होती है। तो अगर आप ट्राई करेंगे कि मैं 2 कश्तियों में सवार हो जाऊँ, so that will actually ensure or it will have a very high probability of being a failure startup for sure। कुछ लोगों ने हरकत की है, या तो उनका स्टार्टअप बंद हो गया है, या फिर क्या हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगा जब तक कि वो फुल टाइम नहीं हुए किसी भी किस्म का सक्सेस हासिल करने में, चाहे वो आई मीन इन एनी फॉर्म, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो स्टार्टअप की जो अपनी क्या कहेंगे बेस बनाना हो, बहुत टाइम लगता है फिर तो, इसलिए जॉब छोड़ना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग इट।
और अच्छा दूसरा मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा इसके अंदर, हमने ये ट्राई किया है कि जॉब के साथ एक अपना बिजनेस शुरू कर दिया। इट डजंट वर्क आउट, मतलब कोई कोई तरीका है नहीं। यू हैव टू लीव द जॉब, क्योंकि आपकी हमेशा प्रायोरिटी जॉब की रहेगी, बिकॉज दैट्स योर कंफर्ट बिल्कुल जोन। और वो जॉब जो है ना वो आपके लिए कंफर्ट है, सो यू विल ऑलवेज टेंड टुवर्ड्स इट। तो आप अपना बिजनेस भी शुरू करोगे, आप जो है ना उसको ऊपर इतना फोकस नहीं करोगे कभी भी। सो यू हैव टू लीव द जॉब टू फोकस ऑन योर बिजनेस, और बिजनेस नहीं, बाकी टाइम, इसमें कोई शक ये नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग गलती करते हैं कि वो जॉब छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको वो एक कंफर्ट चाहिए, हर महीने एक सैलरी आ रही है आपके अकाउंट में, है। और दोबारा करने के लिए आप इसी वजह से शायद आप 100% अपनी एनर्जी दे नहीं पाते अपने साइड हसल को। दिस इज़ वन ऑफ द। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो मुझे बड़ा समझना है कि आपने कैसे हैंडल किया जब आप गए होंगे अपनी फैमिली के पास या वाइफ के पास या पेरेंट्स के पास कि यार ये जॉब मैं छोड़ रहा हूँ और हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें अभी तक कोई सैलरी नहीं आएगी कई महीनों तक, और हमें मैनेज करना पड़ेगा फाइनेंशियल को घर के अंदर, उसके अंदर रेंट भी है, बच्चों की फीस भी है, आप सब माशाल्लाह शादीशुदा लोग हैं, बच्चे हैं। तो वो रिएक्शन मैं ज़रा जानना चाहता हूँ कि फैमिली का क्या था उस वक्त। ना ना अच्छा, बताइए। मैं किस्सा, मतलब स्टोरी सुनाता हूँ कि हुआ क्या था मेरे साथ। अ, मैं जिस कंपनी में लास्ट था, तो उसका एनुअल डिनर था। उस एनुअल डिनर के अंदर, दैट वाज माय लास्ट एनुअल डिनर, और वो लास्ट डेज चल रहे थे रेजिग्नेशन के बाद। तो उस एनुअल डिनर में मेरे बॉस ने मैंने फादर को भी इनवाइट किया था डिनर के ऊपर। तो उन्होंने अच्छा, बहुत कन्विंस किया मेरे फादर को कि इसको छोड़, इसको रहने दो, इसको समझाओ, छोड़ के ना क्या जाए, कर रहा है क्या क्या कर करेगा, रहा है। क्या करेगा। और आई हैव सीन मेनी स्टार्टअप्स फेलिंग, और आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू हिम। उनको समझाओ, उसको समझाओ। तो ये मेरे फादर ने मुझे बहुत समझाया कि जॉब मत छोड़, साइड में करता रहे। मैंने कहा अब्बा नहीं, जॉब के साथ नहीं होता। तो फैमिली को भी डर होता है बिल्कुल कि बच्चे का क्या होगा यार। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, और शी टुक दैट रिस्क, शी वाज रेडी टू टेक दिस रिस्क, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग टर्न्स आउट ग्रेट। यानी इन द एंड आप क्या चाहते हो, दैट्स व्हाट मैटर्स। या और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग टर्न्ड आउट गुड। मुसा भाई, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन? डांट थोड़ी पड़ी थी ये क्या कर नहीं रहे नहीं हो? डांट, नहीं डांट नहीं पड़ी थी। असल में हमारी जो माशाल्लाह वाइफ है वो खुद बहुत ही बड़ी रिस्क टेकर है माशाल्लाह। उनको बहुत शौक है बिजनेस का भी, और एंटरप्रेन्योरशिप का इन जनरल बहुत शौक शौक। उन्होंने यहाँ तक भी किया कि वो पाकिस्तान मूव हो गई थी कुछ हफ्ते के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। हमने कुछ काम करना था वहाँ पे, तो शी वाज द वन की चुन करी थी। शी कि तुम काम करते रहो, आई विल सेट अप द कंपनी, आई विल सेट अप द बिजनेस, एंड वंस इट बिग इनफ देन यू कैन जॉइन अस पाकिस्तान इफ यू वांट। तो उन्होंने तो ये काम किया था। लेकिन इस बारी जब मैंने इनको स्टोरी सुनाई, और ये थी बिल्कुल कोविड खत्म होने वाला था, अभी भी फ्लाइट का प्रॉब्लम चल रही थी, तो आई हैड टू ब्रिंग देम बैक फ्रॉम पाकिस्तान थ्रू बहरीन। तो मैं बहरीन में बैठा हुआ था। वो 15 दिन का जो एक पीरियड होता था आपको गुजारना, आपको याद होगा, वो यू हैव टू स्टे इन अ कंट्री बिफोर कम टू साउदी। तो वो 15 डेज हमारे बहरीन के। तो उस दौरान फिर मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया कि देखो इस तरह का एक हमने आइडिया सोचा है, हम ये करना चाह रहे हैं, इसमें ये होगा वो होगा, और मुझे वापस जाके डिसीजन देना है कंपनी को कि मैं आई एम गोना कंटिन्यू और आई एम गोना रिजाइन। तो फर्स्ट ही टुक इट वेरी नॉन सीरियस, की वजह मजाक कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, तो पागल हो गया। लेकिन बट एट द एंड व्हाइल वी वर अबाउट टू कम टू सऊदी, आई टोल्ड हर कि ये मजाक नहीं है। एक्चुअली आई एम थिंकिंग एंड आई हैव टू टेल माय बॉस और माय मैनेजर टुमारो कि मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा। एंड द गुड पार्ट वाज कि जब मैं वापस जा रहा था, तो उसी दिन मेरे मैनेजर ने एक दिन मेरे निकलने से पहले, छुट्टी से पहले मुझे बताया था कि यू हैव बीन प्रमोटेड टू अ डायरेक्टर, ओह, एंड वी विल डू द अनाउंसमेंट, शुड वी डू इट नाउ और आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम योर वेकेशन। तो मैंने उसको ये कहा कि यार अभी तो नहीं, क्या कहते हैं, मुझे आने दो छुट्टी से वापस, फिर हम डिसाइड करेंगे कि व्हेन शुड वी अनाउंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन द एंड अदनान सेड इट वर्कड आउट वेल, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग से समझनी है आपसे कि जब आपने स्टार्टअप शुरू किया, ठीक है, उसमें एक तो ये कि सऊदी अरब में कंपनी खोलने के लिए बड़े लीगल चैलेंजेस आते हैं। तो वो कितना आसान था कि अपनी एक इस्टेब्लिश करें कंपनी विद अ लीगल सीआर और एवरीथिंग, ऑल द मैटर्स यू नीड टू इस्टेब्लिश समथिंग इन सऊदी अरेबिया। सो वो कितना आसान था और वो कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए? जी अच्छा, उसमें इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें टू बी ऑनेस्ट अगर मैं क्रेडिट दूंगा तो वो जाएगा हमारे फोर्थ को फाउंडर हन्नान को, क्योंकि हम लोग तो इतना उसमें नहीं थे। मैं पर्सनली आई डिडंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज अबाउट इट, अदनान भी नहीं था, दानिश हैड अ बिट ऑफ आइडिया, लेकिन हन्नान वाज द वन हु लेड इट वेरी वेल।
उसने जो है पूरा स्ट्रक्चर को पहले समझा, चूंकि उसकी माशाल्लाह से इन्वॉल्वमेंट रही है शुरू से, एंड ही वर्क विद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विद मिनिस्ट्री, तो ही हैड द अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली क्या तरीका है कंपनी खोलने का, और फिर उसको सऊदी एंटिटी खोलने का, फिर उसको एक्वायर करने का, वो सारे स्टेप्स ही न्यू इट माशाल्लाह। ओके तो उसमें क्या हुआ कि ही इज द वन हु एक्चुअली एस्टैब्लिश द कंपनी एट केमन आइलैंड। सबसे पहले हमने केमन आइलैंड में अपनी कंपनी खोली। वो कंपनी रजिस्टर होने के बाद फिर हमने सऊदी अरेबिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मीसा जिसको हम बोलते हैं, इससे पहले आई थिंक उसका नाम शॉर्ट था, मुझे याद नहीं आ रहा, आ गया। इट वाज सागिया, जी सागिया जो आ पुराना गया। नाम था, अब फिर वो मीसा में कन्वर्ट हुई। तो फिर उसने मीसा में अप्लाई किया, एंड देन जब हमारी कंपनी केमन वाली ने, मीसा वाली कंपनी जब बनी, उसका लाइसेंस आया, देन इट 100% एक्वायर्ड थी सऊदी कंपनी। और फिर तकरीबन उसके 3 से 4 महीने बाद हमें सीआर मिल गई। तो जो ये प्रोसेस था उसकी अवेयरनेस नहीं थी हमें, टू बी ऑनेस्ट। और ओके। क्या कहते हैं, ये वाज लेड बाय दी फोर्थ को फाउंडर हन्नान, जिसका हमने बताया आपको, उन्होंने। लेकिन उस वक्त हमें लगता था कि नामुमकिन है, जब ये तो सीआर नहीं आ गई हमें, अच्छा जब सीआर आई और तो हमने देखा तो हमारा नाम लिखा है, तो हमें यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है। So that was a shock in a way कि माशाल्लाह how things have changed in Saudi Arabia was a great thing माशाल्लाह। अच्छा, पहली जो इन्वेस्टमेंट की आपने, जिसको हम बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं, वो आप लोगों ने अपनी पर्सनल उसमें की थी सारी? जी उसमें आपका कोई इन्वेस्टर उसमें शामिल नहीं था कि किसी ने आप किसी को आपने पिच किया, उसने आपको इन्वेस्ट किया हो? दैट इज फ्रॉम योर ओन पर्सनल अकाउंट, राइट? जी द बूट स्ट्रैपिंग। जी जी, वो पर्सनल सेविंग थी, उसमें भी मेनली जो बड़ा पोर्शन या समझ लें आप, तकरीबन मुकम्मल पोर्शन था वो हन्नान से ही था। एंड उसके बाद जो था, हम लोग लकी इसलिए आते थे कि उस जमाने में 2021 के अंदर जो है ना, ये जो इकोसिस्टम था अपना स्टार्टअप का, वो बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रहा था सऊदी के अंदर। आपको भी याद होगा, हर रोज एक नई कंपनी आ रही है, नई इन्वेस्टमेंट राउंड बिल्कुल। क्लोज हो रहा है, अनाउंसमेंट आनी क्रेजी 2021 एंड 2022। तो ये 2021 की बात है, और हमें जो हमारे पहले इन्वेस्टर थे, जो कि एक वेंचर स्टूडियो कह लें आप, या एक वीसी फर्म है, पाम वेंचर्स के नाम से, ओके। उन्होंने माशाल्लाह से हमारे साथ पहला जो फर्स्ट डॉलर इन जो है वो उन्होंने हमें कमिट करे वो जुलाई 2021 में, अच्छा। कि जैसे ही आपकी सीआर बनेगी तो वी आर इन विद, वो अमाउंट वाज अराउंड 2 मिलियन सऊदी रियाल, and they were like, we are in with this amount. The moment you get the CR and your bank account is open, we gonna transfer the funds. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कंपनी शुरू करने से पहले पता था कि एक तो हमारा छोट जो हमारा बूटस्ट्रैपिंग अमाउंट था जो कि वो था रिजर्व में, और प्लस के 2 मिलियन रियाल जो कि यहाँ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 मिलियन रियाल का एक तरह से आप कहें कुशन हमारे पास था। था आपके पास? तो वो वी वर वेरी लकी इन दैट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन व्हाई दे वर बिलीविंग इन यू? इसका इसका जो है ना, ऑनेस्टली बताऊं, दे वर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, उनको बिजनेस की इतनी समझ भी नहीं थी, इस वाले बिजनेस की पर्टिकुलरली जो हम लोग करते हैं, जो कि टीपो प्लस है। आई थिंक उनको उन्होंने बड़े क्लियरली हमसे कहा था कि देखो, हम सिर्फ टीम के ऊपर लगा रहे हैं, व्हाट वी नो अबाउट दिस बिजनेस इज योर टीम। और मेरा ख्याल है वीसी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आई वुड सजेस्ट देम कि यार जस्ट डोंट गो आफ्टर द आइडिया और द बिजनेस इटसेल्फ, ये जो जो भी कहानी सुनाते हैं आपको फाउंडर्स, यू शुड गो विद योर गट्स एंड विद द टीम। टीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर टीम तगड़ी नहीं है, तो हम हमेशा उसमें एक बड़े खास है कि यू कैन गो विद द बी प्लान विद टीम ए इंस्टेड ऑफ गोइंग विद you know an A level idea and B sort of team. So even if the idea is like B, not an A idea, but the team is an A, go with it. तो उस तरह का सिचुएशन थी, एंड दे क्लियरली सेड कि देखो, हमें नहीं पता ये काम क्या है, बट वी ट्रस्ट यू गाइस आर अमेजिंग व्हाट यू हैव डन, एंड वी नो योर पाथ। तो इट वाज मेनली कि टीम पे पैसा लगा। अच्छा, जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से कि आइडिया जो आप लेके आ रहे हैं मार्केट में वो कम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो आइडिया कौन लेके आ रहा है, फाउंडर्स कौन है, को फाउंडर्स कौन है, दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि दे आर नॉट पेइंग ऑन द आइडिया, दे आर पेइंग ऑन योर सेल्फ, एक्चुअली दे आर ट्रस्टिंग यू, दे नो योर बैकग्राउंड। तो आप लोग जो अपनी, एक तो एक होता है कि ट्रस्ट बनाना, एक ट्रस्ट तो बन गया, लेकिन उस ट्रस्ट को दोबारा किसी और के साथ लेके जाना इट्स नॉट ईजी। तो वो इन्वेस्टर का ट्रस्ट लाने के लिए क्या चैलेंजेस आपको आते थे, किस तरह से? क्योंकि एक तो इन्वेस्टर आपको जानता है सालों से, उसने कहा यार मैं जानता हूँ, आई कैन इन्वेस्ट ऑन दिस। एक आ रहा है अननोन इन्वेस्टर, और हम्म, अभी आपका सेल भी स्टार्ट नहीं हुई है और आपको पैसे चाहिए। हम्म। व्हाट इज द माइंड सेट यू गो विद दिस डिस्कशन? बड़ा अच्छा सवाल है ये। अच्छा, वो इट्स अ वेरी इट्स अ टफ डिस्कशन दैट यूजुअली जिस तरह आप जाते हैं ना नए इन्वेस्टर के साथ, स्पेशली सच में बड़ा अच्छी बात ये कि सऊदी अरेबिया का जो इकोसिस्टम है ना, एक तो ये बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल सपोर्टेड है बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो जो गवर्नमेंट ने इसके लिए जो काम किया है ना, वो बहुत ही आई वुड से फिनोमिनल। आई मीन ये बाकी कंट्रीज में आपको इवन
यूरोपियन कंट्रीज हो गई या इवन द यूएस भी आप कंपेयर करें तो इतना स्ट्रक्चर्ड और इतना वेल नेट इकोसिस्टम वहाँ पे भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सही। तो ये दिस क्या कहते हैं, ये जो एक जबरदस्त इन्होंने जो एक काम किया ना, आई थिंक इसका सारा जो क्रेडिट है वो गवर्नमेंट को जाता है, नंबर वन। फिर उन्होंने अपने नीचे एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हैं जो कि फंड करती हैं डिफरेंट वीसीज को, जो लोकल वी, एक तो आप Okay. समझ लीजिए ज्यादा फंड ऑफ फंड्स हो गया, समझ गया। एचवीसी हो गया। तो ये सारे क्या करते हैं, दे कीप फंडिंग दीज वीसीज ताकि जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल है। और कहीं पर भी उसमें एकदम से अगर खुदा ना खास्ता लग रहा है कि यार वो जो है ना कोलैप्स की तरफ ना चला जाए, तो ये देर ऑलवेज देयर एज अ बैकअप फॉर दीज। ये बड़ा फायदा हुआ। दूसरा क्या था कि जिस तरह के इन्वेस्टर्स के पास हम लोग गए प्री लॉन्च, वो लोग वो थे जो कि इस इंडस्ट्री से वाकिफ थे, और उनको भी रेकमेंड किया हमारे पहले इन्वेस्टर ने, जो कि फर्स्ट आए थे कि यार एक आइडिया आ रहा है मार्केट और टीम अच्छी लग रही है एंड दे हैव दी रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन दिस आइडिया, तो व्हाई डोंट यू गाइस मीट देम। और दूसरा हमें जो एडवांटेज मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम चूंकि जिनके सऊदी अरब के बॉन्ड थे, तो हमारे जो फ्लुएंसी इन अरबिक लैंग्वेज है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, एंड द पीपल दैट वी नो विद इन द इंडस्ट्री, उससे बहुत कॉमन कनेक्शन है। तो जो आपका रेफरेंस चेक होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप नदीम भाई अपनी मिसाल ने, आपने कहा मुझे आपके पास जॉब है, यू वर पार्ट ऑफ समर ग्रुप, so it was very easy for me. I was in summer, you were in summer. We could check each other's reference very easily कि हाँ भाई नदीम भाई का कैसा वहाँ पे टाइम गुजरा, मुसाफ भाई कैसे थे, आपने चेक कर लिया। सिमिलरली अब अदनान भाई बैंक अहली के थे, मैं इन कंपनी से था, तो बहुत कॉमन कनेक्शंस निकल रहे थे इन्वेस्टर्स के साथ। तो उसमें क्या था कि रेफरेंस चेक और परफॉर्मेंस चेक बड़ा भाई, मैं अपने आप को बताऊं तो कितने इन्वेस्टर्स ऐसे इन्होंने डायरेक्टली कॉल किया हमारे सीईओ को, कितने इन्वेस्टर्स जिन्होंने डायरेक्टली कॉल किया दानिश के पार्टनर्स को, कितने लोग हैं जिन्होंने एसएनपी में जो ओह, सीनियर लोगों को कॉल किया पूछने के लिए यार ये अदनान साहब है, है कौन? कैसा है, क्या बैकग्राउंड है इसका, ठीक है ना। तो रेफरेंस चेक होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको बाद में मालूम पड़े, कई दफा मालूम पड़ता है, कई दफा नहीं होता, बट देयर इज ऑलवेज दैट रेफरेंस चेक जस्ट टू मेक श्योर कि यार हाउ, अच्छा वो रेफरेंस चेक इसलिए नहीं होते कि उनको इस बात पे शक होता है कि आप ये काम कर सकते नहीं कर सकते। इट्स मोर अबाउट आई वुड से टू सी द वैल्यूज ऑफ द पर्सन, यार इसका जब ये जॉब पे था तो हाउ वाज ही परसीव्ड एट हिज वर्क प्लेस, वाज ही अ स्टार, वाज ही बहुत ही एक कॉमन सा एक नॉर्मल सा परफॉर्मर था या बहुत ही लो परफॉर्मर था, हाउ डू पीपल सी हिम एज अ पर्सन, इज ही द राइट पर्सन टू डू बिजनेस, क्योंकि सऊदी अरेबिया में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हाँ, यहाँ पे इट्स नॉट लाइक यूएस कि अगर आपकी जो आइडिया है या सब देखे ओवरऑल सब सही लग रहा है तो पैसे लगाएंगे, दे वैल्यू अ लॉट ऑफ पर्सनल वैल्यूज दैट यू कैच। तो इंसान की जो शख्सियत है ना, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो कैसा है। इनको जरा भी लगता है ना इन्वेस्टर को यार बंदा थोड़ा सा टेढ़ा है या अपने टाइप का नहीं है या थोड़ा सा ही इज अ बिट फैंकी फैंकी, तो वो आपको बहुत लाइटली अपोलोजाइज कर देंगे, नहीं यार आई थिंक वी वांट बी, बिकॉज रेपुटेशन बहुत मैटर करती है। सब नोन नेम्स है माशाल्लाह, बड़ी फैमिली से ताल्लुक है इनका, बड़े बिजनेस पीपल है, तो इनकी रेपुटेशन बहुत मैटर करती है। तो आई थिंक ये चीज़ बड़ी हेल्प करी यहीं पे, क्योंकि वी वर बोर्न एंड रेज्ड हियर, वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग अल्लाह का शुक्र प्रोफेशनल बैकग्राउंड, तो वहाँ से हमें फायदा हुआ। इसके आगे फिर एक स्टोरी है जो कि एक समझ लें जो कि रोलर कोस्टर में जब आप नीचे नहीं आते, ये उसकी स्टोरी वो हम नेक्स्ट सवाल में जाएंगे, वो जहाँ मसला मसला है। अच्छा, मुझे बिफोर आई जंप इनटू रोलर कोस्टर, मैं समझना चाहता हूँ कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। अदनान भाई थोड़ा सा बताएंगे फीफो क्या करती है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, क्या विजन लेके स्टार्ट किया आप लोगों ने? देखिए आइडिया बड़ा सिंपल है। एक्चुअली वी आर द प्रोक्योरमेंट पार्टनर फॉर रेस्टोरेंट्स। तो इट्स एन ई कॉमर्स, B2B ई कॉमर्स फॉर रेस्टोरेंट्स फॉर देयर रॉ मटेरियल। इन सिंपल वर्ड्स हम सिंपली ये कहते हैं कि वी आर द Amazon फॉर रेस्टोरेंट्स फॉर देयर रॉ मटेरियल। ओके, So everything they need in a kitchen is available in our platform. वेरी गुड। So it's ranging from chicken, oil, all the condiments, all the spices, all of anything that you need in the kitchen, it's available in the platform. So that's the simple idea. So idea क्या है basically, we are only serving restaurants, that the restaurants are our customers. और पीछे back end में we have suppliers to provide us those raw materials. Okay. ओके, Uh, तो इफ़ यू ओन अ रेस्टोरेंट, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है और आपको कोई अपने किचन के लिए, अपने बर्गर बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर करने हैं, सो यू कैन ऑलवेज लॉग इन टू अवर प्लेटफॉर्म, और वहीं पे आपको चिकन भी मिल जाएगा, वहीं पे आपको बीफ भी मिल जाएगा, वहीं पे आपको पैटी भी मिल जाएगी, वहीं पे आपको कॉन्डिमेंट्स मिल जाएंगे, केचप, जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपके बर्गर के, वो सब वहीं पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, सिंगल क्लिक, सिंगल ऑर्डर, सिंगल डिलीवरी, सिंगल इनवॉइस, सिंगल रिकन्सिलिएशन। तो इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद मल्टीपल सप्लायर्स,
one for chicken, one for beef, one for fresh. So ये इसमें सिंगल आप सप्लायर से डील कर रहे हो एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर कि हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं. We consolidate all your raw materials in our consolidation center. We dispatch and we deliver in single delivery. So ये basic idea है इसका. अच्छा, ये तो पूरी, इसको मैं क्या बोलूँगा, इस इंडस्ट्री को टेक इंडस्ट्री बोलूँगा या इसको मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बोलूँगा, जिसमें आप technology, बिल्कुल, technology is a very small part of this whole cycle. Starting from receiving order और पीछे बैकएंड में प्रोसेसिंग और उसके बाद डिलीवरी एंड आफ्टर सेल्स. तो टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ मैनी प्रोसेसेस. तो हर प्रोसेस में कहीं ना कहीं छोटा छोटा टेक्नोलॉजी का पार्ट है. uh, तो हमने जितना मतलब अभी तक हम इवॉल्व भी कर रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन एवरी स्टेप्स डे बाय डे. मतलब ऐसे नहीं कि शुरू से ही हमने पूरा टेक बना के रखा कि जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो सारे मतलब वो हम ऑनलाइन रिसीव करेंगे. उसके बाद फिर उसको प्रोसेस भी ऑनलाइन करेंगे. सप्लायर को पीओज भेजेंगे. सप्लायर सारा नो ह्यूमन इंटरवेंशन ऐसा नहीं है. तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है. वी स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ मैनुअल प्रोसेसेस, लेकिन टुडे वी हैव ऑटोमेटेड अ लॉट ऑफ मैनुअल प्रोसेसेस एज वेल, including internal processes, including external processes, जिसमें सप्लायर कम्युनिकेशन, जिसमें कस्टमर कम्युनिकेशन है. तो और जो इंटरनल टीम की कम्युनिकेशन है दैट हैज़ बीन ऑटोमेटेड एज वेल. तो notification system has been automated. Customer is getting notified for the delivery. Customer is getting notified Yeah. whenever there is an invoice is raised, things like that. So जी. So I think Adnan, I mean, in order to summarize the question, this business is more tech enabled than being core tech. दोनों में फर्क होता है. अच्छा, पब्लिक ये भी नहीं समझ पाती. अगर आपने समझे एक बिजनेस के अंदर एक छोटा सा सिस्टम लगा दिया, कंप्यूटर लगा दिया, उसको बोलते हैं टेक बिजनेस. भाई टेक बिजनेस हाँ, नहीं होता. टेक बिजनेस वो होता है जिसमें टेक्नोलॉजी कोर हो और बाकी सारी चीजें सपोर्टिंग. बिल्कुल. हमारे बिजनेस में इट्स टेक इनेबलिंग बिजनेस, जिसके अंदर क्या है कि उस टेक्नोलॉजी को यूज करके दो चीजें हासिल करेंगे. एक आप हासिल करेंगे कि लेसर एंड लेसर ह्यूमन इंटरवेंशन, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन होगी. ठीक है, नंबर 2. और नंबर 3, अब एआई की हेल्प से आप ये कोशिश करेंगे कि इवन जहाँ पे ह्यूमन की भी रिक्वायरमेंट थी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सम सॉर्ट ऑफ बैक एंड फोर्थ टॉक, उसको भी आप कंप्लीटली ऑटोमेट कर देंगे. तो द आइडिया इज दैट कि ये कंपनी कल को अगर सिर्फ 2 बंदों पे भी चलानी हो ना, तो ये उतना ही बिजनेस लेके आएगी जितनी ये 100 बंदों पे लेके आएगी. हम्म. So that's the overall vision of how to use technology or technology enablement in this business to make it almost 95 to 100% automated. ये ऑब्जेक्टिव है. तो टेक्नोलॉजी हम समझने अभी 60% ऑटोमेशन में चलेंगे. 70, 80, 90, 100 का भी जो है वो में समझने सफर जारी है. And we believe that in the next 2 years, 3 years, we should be able to reach to 90% plus automation, which is अभी आप देखें, अगर आप अमेजोन को देखें, अमेजोन को टेक्नोलॉजी बिजनेस नहीं है. अमेजोन इज अ टेक इनेबल्ड बिजनेस जो अलाउ करता है नदीम भाई को कि जहां से जो चीज ऑर्डर करनी है दुनिया के किसी कोने से भी एक सर्टेन टाइम और सर्टेन प्राइस पे आपके घर पे पहुंच जाएगा. यही है ओके. ना. अभी आपकी आप बताइए, मिसाल के तौर पे आपकी अमेजोन में किसी बंदे से बात नहीं है, भाई तो आज तक किसी बंदे से बात नहीं, नहीं. राइट. लेकिन पीछे बंदे हैं, वेयर हाउस भी है, काम भी हो रहा है, मजदूर भी है, लेबर भी है, सब हो रहा है, ड्राइवर भी है. ओके. आपकी बात किसी से नहीं होती सिवाय डिलीवरी ड्राइवर के साथ कि मैं रास्ते में हूँ, नदीम साहब आप घर पे हैं या नहीं. बिल्कुल. So this is where we will reach, and I think we're almost there. मेरा ख्याल है next year and a half में we should be like के सिर्फ एक मैसेज आएगा कि तुम्हारी डिलीवरी रास्ते में, पैसे तैयार रखो और सामान पकड़ लो. और अगर बात जी बात करनी भी है, अब तो उन्होंने एआई पकड़ा दिया. आपको एआई से बात कर सकते हैं आप. जी जी, वो बिल्कुल. आपको जवाब तो देता है. अभी मैं कस्टमर, पिछले दिनों यहाँ पे एक सऊदी जी में हॉस्पिटल है, एसएमसी की रिपोर्ट कल मुझे आई और उसने कहा कि इस रिपोर्ट की इंटरप्रिटेशन एआई से पूछ लें आप. वहाँ एक हमने क्लिक 100%, किया, डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है आपको. वो एआई ने इंटरप्रेट कर देगा यू आर ओके या यू आर नॉट ओके. बिल्कुल. या आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए. ठीक है. हाँ. तो यही चीज कस्टमर सर्विस में भी आ गई. तो आपको कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हायर करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. और ना ही आपको जरूरत है ये सेल्स के बंदे हायर करने की. So you can use artificial intelligence for your sales and for your customer service. सर जब आप, मुझे याद है कि जब हम अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं तो और आप एक अच्छी पोजीशन में काम कर रहे होते हैं विच इज़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो आप होते हैं एक कमरे में बैठे होते हैं, नीचे टीम काम कर रही होती है ना. ये एक माहौल होता है एक कॉर्पोरेट लाइफ में. आप उसको बस कह देते हैं ये कर दो, वो कर देता है.
तो स्टार्टअप में भी आपने अपने पास जो पोजीशन रखी हुई है वो तो आप सीनियर पोजीशन पे हैं, लेकिन क्या काम करने का अंदाज वैसे ही होता है कॉर्पोरेट लाइफ जैसा, या आपको बिल्कुल ड्राइवर बनना पड़ता है? आ, यार, आप जब जॉब पे होते हो ना, तो यू हैव अ स्पेसिफिक रोल टू परफॉर्म, ठीक है ना। उसके अंदर सेट ऑफ तुम्हारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कि आई विल डू 1 2 3 4, दैट्स इट, हाँ। ठीक है। लेकिन आप जब स्टार्टअप में होते हो एंड यू ओन द स्टार्टअप, तो उसके अंदर कोई काउंट नहीं है। सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 XYZ, एवरीथिंग यू हैव टू डू। हमने डिलीवरीज भी की हैं, हमने परचेजिंग भी की है, सप्लायर से सामान पिकअप भी किया है, और कस्टमर को डिलीवर भी किया है, और कैश कलेक्शन भी की है, आ, सब कुछ किया है। तो ये मतलब स्टार्टअप में यू हैव टू डू एवरीथिंग, रिगार्डलेस कि आपकी कोई भी पोजीशन हो। इफ यू आर अ CTO और CEO और CEO, इट डजंट मैटर, इज दैट इज जस्ट अ टाइटल फॉर योर विजिटिंग कार्ड। और इसके अलावा जो अंडरनीथ है, वो एवरीथिंग यू हैव टू तो वो डू। वो ये भी वो पेन आप लेते हैं बैठ के, यार हमें कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी बैठ सकते हैं, हमारे पास कोई अथॉरिटी मैट्रिक्स नहीं है कि यार मेरे नीचे 4 बंदे बैठे हैं, उसके नीचे 4 बंदे बैठे हैं, ऐसा कुछ काम नहीं करता स्टार्टअप में। जी, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। बेसिकली लोग समझते हैं कि वो कार्ड पे लिखा हुआ है ना CEO, तो ये मैं तो तो दिन ओनर भर बन जाके गया उस आराम से। इस कंपनी का। हाँ हाँ हाँ, ये सब वो अदनान ने कहा ना, वो सिर्फ विजिटिंग कार्ड पे अच्छा लगता है। एक्चुअल में आप जो है वो बिल्कुल नीचे से जो सही तरीन लेवल काम, जिसको आप समझ डिलीवरी कह लें या जो भी है, वट एवर इन ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, वहाँ से लेके आप अपना अच्छा इसमें बड़ा, इसमें जो इशू आता है ना, जो बड़ा इमोशनल इशू भी कह लें या इंटेलेक्चुअल इशू भी आता है, मीन फ्रॉम फ्रेशर परस्पेक्टिव, कि आप ये देखें कि हमारे साथ ऐसा होता है कि, बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि अभी आप 2 मिनट पहले जो है ना, एक सप्लायर का फ़ोन आया हुआ है, वो कह रहा है कि यार वो तुम मुझे 5,000 रियाल भेज दो, तो मैं सामान चढ़ाऊंगा, वरना सामान नहीं दूंगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यार अभी शाम तक पेमेंट कुछ आनी है, मैं आई विल ट्रांसफर यू, आई विल टेक गिव यू कैश, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कैश जाके दे दूंगा। नहीं, मैं सामान नहीं दे रहा। अच्छा, वो कॉल अभी बंद हुई है, और अगली कॉल जो है वो बची है किसी बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म के ओनर की, या प्राइवेट इक्विटी फर्म के CEO की, कि यार वो आपसे मीटिंग थी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, तो जरा डिस्कस करना था कुछ नंबर्स को या कुछ चीज़ें जो है ना, वो अभी वन सेट विद यू ऑन जूम कॉल, और व्हेन आर यू कमिंग टू रियाद, और कब मिल सकते हैं वगैरह। तो वो जो बैंडविड्थ है ना पूरा, जो फ्रॉम दी दिस पार्ट टू दिस, उसकी एडजस्टमेंट जो है ना वो आसान नहीं है। इसकी हम्म। मिसाल ऐसी है कि आप एज अ CEO जो है ना, वो अपने डायरेक्टर्स के दरमियान घिरे हुए होते हैं, जनरली स्पीकिंग, किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर, राइट। अब आपको बार बार जो है वो वेयर हाउस का एक बंदा आके बोल रहा है कि सर वो ना, ये सामान एक्सपायर हो गया, या ये सामान खराब है, या ये सामान में ये मसला है। तो आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो बड़ी अजीब सी हो जाएंगी कि यार मैं एक जगह बिल्कुल ही, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एक कार्टन के एक्सपायर होने की, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी की, कि बिल्कुल, अगले 5 साल में कंपनी को कहाँ जाना है। दो अलग अलग तो एक्सट्रीम चीजें हैं। फिर दो एक्सट्रीम है दोनों। देखिए, कोई काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा छोटा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमने सारे काम किए, हमने हर किस्म के काम किए बचपन से लेके अभी तक। लेकिन द पॉइंट इज कि उसकी एडजस्टमेंट जो है ना, वो इतनी आसान नहीं जितनी लगती है। क्योंकि आप सोचे ना, कॉन्वर्सेशन क्या हो रही है आपकी, एक कॉन्वर्सेशन 5 मिनट पहले एक हो रही है, 10 मिनट बाद बिल्कुल। यूर इनटू वेरी स्ट्रेटेजिक डीप कॉन्वर्सेशन के, हाँ यार कंपनी को इस वैल्यूएशन पे लेके जाना है, तो क्यों लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। तो ये स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है, बट वही है कि फिर बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जो दिमाग है ना, वो खुद ब खुद अपने आप को फिर एडजस्ट कर लेता है चीज़ों के साथ। तो दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ डूइंग अ स्टार्टअप। अच्छा, स्टार्टअप में एक जो चैलेंज आता है, जो मुझे भी फील होता है, आपको भी आता होगा यकीनन, एम्प्लॉय की रिटेंशन। क्योंकि आपने टीम बनाई है, इतना आसान नहीं है किसी को रिटेन करना। अगर कोई बंदा अमेजोन में काम कर रहा है, PNG में काम कर रहा है, दे फील प्राउड कि यार हमें ऐसे नाम हमारे साथ लगे हुए हैं। लेकिन स्टार्टअप के अंदर अगर आप किसी को फुल टाइम लेके आए, तो उसके जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं बिफोर ही ज्वाइन यू, कि कंपनी कैसी है, मेरा फ्यूचर क्या है, कल मैं अपने लोगो लगाऊंगा प्रोफाइल पे तो वो कितना बिकेगा। तो इस सिचुएशन को आप अपनी टीम के साथ कैसे हैंडल करते हैं, उसको कैसे वो कंफर्ट देते हैं कि यार यू आर इन द राइट प्लेस? यार आई थिंक बड़ा अच्छा सवाल है, इट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं अभी परसों हम लोग एक फोरम में थे, वी हैड अ टॉक, माई सेल्फ एंड दानिश, एक बड़ा VC है ग्लोबल, उसका नाम है 500 ग्लोबल के नाम से ना। तो उन्होंने हमें बुलाया था खासतौर पे फाउंडर्स इवेंट के ऊपर, जस्ट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। में ये सवाल था कि यार रिटेंशन और हायरिंग में क्या है। तो मैं उनको यही कह रहा था कि हमारी एक लर्निंग है फॉर द पास्ट 3 years विच वी डिडंट नो। इनिशियली वी ऑल्सो थॉट कि यार वी नीड टू ब्रिंग इन मोर एक्सपीरियंस पीपल, हाई एंड लेवल पीपल, ताकि हम
जो और ऊपर का काम है उसको प्रॉपर्टी मैनेज कर सके, जिसमें इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, पैसा लाना हम्म है, ग्रोथ करना है, ग्रोथ की स्ट्रैटेजी वगैरह वगैरह। विद टाइम वी रियलाइज कि यार देयर इज नो फॉर्मूला फॉर रिटेंशन अनलेस कि जो बंदा आ रहा है ना कंपनी में, वो खुद एक एक सर्टेन माइंडसेट का या सर्टेन साइकोलॉजिकल तो कहेंगे ना, उसके जो माइंडसेट है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि देखो भाई, मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ फॉर टू रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई वांट टू लर्न, ठीक है, आई वांट टू टेक अ रिस्क, एंड thirdly आई बिलीव इन दिस कंपनी और दिस टीम और व्हाट दे आर डूइंग। अगर ये तीन फैक्टर्स मिसिंग होंगे ना नदीम भाई, तो आप यकीन करें उसको पैसा भी नहीं रुक सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा तनख्वाह बढ़ा दो, आपने कहा इसको प्रमोट कर दो, दीज आर द जनरल फैक्टर्स ऑफ रिटेंशन जो आमतौर पर कॉर्पोरेट यूज करती है कि यार इसको प्रमोट हिम और गिव हिम हायर सैलरी वगैरह वगैरह। ऐसा ये चीज़ नहीं चलती स्टार्टअप में जब तक कि वो एम्प्लॉई खुद ये सोच समझ के ना आए कि हाँ यार मैं अपने लिए आ रहा हूँ एंड आई नीड पैशन को होना। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ, वन वर्ड है ना, वो है पैशन। अगर उस एम्प्लॉई में उस काम के लिए और उस कंपनी के लिए जिसको वो ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो पीएनजी हो, चाहे वो कोई बड़ा ग्रुप, अगर पैशन नहीं है ना, यू कैन नॉट रिटेन। तो इसलिए ये वाला फैक्टर इंटरव्यू के दौरान जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं ये बात उनके लिए कह रहा हूँ जो कि माशाल्लाह स्टार्टअप शुरू करने वाले या कर चुके हैं, कि अपनी हायरिंग के अंदर आप अपने सवालात के अंदर ये ट्राई करें फाइंड आउट करने के लिए कि उस बंदे से, बंदा या बंदी को आप हायर कर रहे हैं, यार हाउ पैशनेट शी इज व्हेन इट कम्स टू हर करियर एंड द रोल शी इज गेटिंग इन। फिर वो परेशान नहीं होगी कि मैं रात में 10 बजे घर जा रहा हूँ, या मैं मेरी तनख्वाह जो है वो 8,000 है, 10,000 होनी चाहिए थी, या 500,000 वाली गेम, या टाइमिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे। बिकॉज दे एंजॉय वर्क। यदि भाई जब तक आप जिंदगी में अपने काम को एंजॉय नहीं करोगे ना, तो मजा मैं नहीं कहता हूँ आप वो काम ना करो। अब मुझे आप बताएं, आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब अगर आप ये पॉडकास्ट एंजॉय नहीं करते ना, तो फिर ये काम ना करें। आई मीन इट विल नेवर हैव दैट फ्लेवर ऑफ ग्रेटनेस इनटू अच्छा वर्क। मेरा भी एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो लर्निंग स्टार्टअप में है ना, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ्स की जो लर्निंग है वो आपको अगले 6 साल कॉर्पोरेट में नहीं मिलने वाली, वो लर्निंग। क्योंकि यू आर इन द किचन ऑफ वेयर थिंग्स प्रोड्यूस। कॉर्पोरेट में क्या होता है कि आप चलती हुई ट्रेन में बैठ जाते हैं एक डब्बे के अंदर, और आपको उस डब्बे के आगे पीछे कुछ नहीं पता होता। लेकिन स्टार्टअप में यू अंडरस्टैंड द होल फ्लो ऑफ वर्क, you can connect the pieces, how customer retention is working, how investor is coming, how we have to pitch the idea, what is cash flow is going on, so you can touch each and every piece of the business. So that is the beauty of startup learning. बिल्कुल। और दूसरा इसमें बेहतरीन अगर आपको आपका एम्प्लॉय अगर लर्निंग माइंडसेट से नहीं आ रहा ना आपके पास, तो आपके पास कभी भी रिटेन नहीं करेगा। Retain नहीं करेगा। तो whenever you are selecting someone for your startup, तो एक चीज जरूर चेक करना है, हाउ ईगर ही इज फॉर लर्निंग। हम्म तो ये बहुत जरूरी है। उसको चीजें सीखना आना चाहिए, मतलब उसको सीखने का शौक हो, पैशन हो, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा एक चीज़ और है स्टार्टअप में कि जब आप किसी इन्वेस्टर को पिच करते हैं तो उसमें दो तरह की पिक्चर आप दिखा सकते हैं। एक दिखा सकते हैं कि यार हमारी कंपनी प्रॉफिट में है, और एक दिखाते हैं हमारी कंपनी लॉस में है। कौन सा आइडिया ज़्यादा पिच करता है इन्वेस्टर को, लॉस वाला या प्रॉफिट वाला? अच्छा, ये अगर आप 2 साल पहले बोले तो लॉस वाला था, और अगर आज की दुनिया में देखें तो प्रॉफिट वाला है। इसका सिंपल अच्छा तरीन जवाब यही है। अच्छा। पहले आप जितना लॉस दिखाओगे वो बोलता था अरे यार इतना लॉस कर रहे हैं तो बहुत जल्दी से ग्रो कर जाएगा, और आज की दुनिया में अगर आप लॉस दिखाएंगे तो बोलेगा ये तो बंद हो जाएगा। तो हाँ वो 180 डिग्री चेंज हो गया ग्लोबली, नॉट ओनली सऊदी अरेबिया, ग्लोबल चेंज अच्छा आया है। ये तो इसका जवाब यही है कि 2 साल पहले लॉस, अब प्रॉफिट। अच्छा। क्योंकि जब आप कोई वैल्यूएशन करते हैं अपनी कंपनी के तो उसमें बॉटम लाइन बड़ी मैटर करती है। जी जी। ठीक है कि बॉटम लाइन जितनी ज़्यादा नेगेटिव में होगी, शायद उसको लगता है कि मैं दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। हम्म। जितना प्रॉफिट में आएगी उसको लगता है कि वैल्यूएशन काफ़ी ऊंची ऊंची होगी, तो मैं उसमें ना हो तो बेहतर है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो वो जाके देखता है ऐसे स्टार्टअप को जो लॉस में है, ताकि उसको लगता है कि इसकी वैल्यूएशन आज कम है, तो मुझे हम्म। फ्यूचर में 2 साल में 3 साल में इसको फ़ायदा मिलेगा मुझे। बिल्कुल। तो अभी भी यही माइंड सेट है इन्वेस्टर का आज भी। इसमें देखें, इसमें दो चीज़ों का चेंज आया है बेसिकली। शुरू में क्या था कि जो वीसी थे वो भी नए थे सऊदी अरेबिया में, तो दे फॉलोड द पैटर्न विच वाज कॉमन इन द यूरोपियन मार्केट एंड आपकी जो यूएस की मार्केट। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि इट वाज नॉट नेसेसरी कि लॉस मेकिंग हो या प्रॉफिट मेकिंग हो, इट वाज लाइक कितनी बिजनेस कितना बर्न कर रहा है और कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो वो सिर्फ देखते थे ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा पहले महीने मेरी 1,000 रियाल सेल थी, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर मिलियन, फिर 2 मिलियन।
तो वो एक्चुअली लॉस को नहीं देख रहे थे, वो ग्रोथ को देख रहे थे मंथ ऑन मंथ और ये ईयर ऑन ईयर को। उसमें जितना नीचे लॉस हो रहा था डेट वाज बीइंग इग्नोर्ड, क्योंकि उनको ये लगता था कि जितनी जल्दी से ये टॉप लाइन ग्रो करेंगे उतनी इनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, क्योंकि उस वक्त जो वैल्यूएशन का क्राइटेरिया था वो सोलली टॉप लाइन के ऊपर तक एक स्टैंडर्ड हो गया था दुनिया में हमारे टाइप के बिजनेस के अंदर। क्या आपने बिलियन रियाल का जीएमवी किया है या बिलियन रियाल की आपने टॉप लाइन की है तो आपकी वैल्यूएशन 1.5 से 2 बिलियन रियाल की होगी। करेक्ट। की बेसिस पे आप पैसा उठाते थे कि देखो मैं 1 बिलियन का हो गया हूँ, अब मेरा पोटेंशियल 4 बिलियन का है, तो मेरी वैल्यूएशन 2.5 बिलियन रियाल है, तुम आ जाओ टाइम पे आ जाओ एंड इन्वेस्ट मनी। तो ये सिचुएशन 2 साल पहले थी। फिर क्या हुआ कि 2022-23 में जो है ना, वो फिर आपको पता है वो एक तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, थोड़ा सा इकोनॉमिक डाउन टर्न आया और पैसा मार्केट से कम हो गया, कैश ड्राइड आउट बेसिकली। तो फिर क्या हुआ कि उसी चीज का इम्पैक्ट फिर वो यूएस से होता हुआ, यूरोप से होता हुआ मिडल ईस्ट में आया, तो पैसा फिर लिमिटेड हो गया। तो उस वक्त फिर थोड़ा सा इन्वेस्टर्स ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज योर जर्नी टुवर्ड्स प्रॉफिट। हम्म। अगर तुम नहीं भी हो तो शो अस द रोड मैप टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी, टुवर्ड्स वो प्रॉफिट। दिखाओ क्या है। अच्छा वो आपने दिखाया, एक तो आपने एक्सेल पे दिखाया या आपने एक प्रेजेंटेशन में दिखाया, एंड देन दे वर लाइक फाइन, वी विल कम बैक टू यू आफ्टर 6 months to 1 year to see if you have are achieving these milestones or no। ऐसा तो नहीं है सिर्फ कि तुम कहानी गा रहे हो तुम अचीव नहीं कर सकते। वाह। तो प्रेशर बढ़ गया बॉटम लाइन के ऊपर। तो दिस इज हाउ द जर्नी ऑफ हम थे ना फ्रॉम ग्रोथ टू मोर फ्रॉम टॉप लाइन टुवर्ड बॉटम लाइन जो है वो बेसिकली इवॉल्व हुई है इन द पास्ट 2 years। और ये बड़ा कॉमन हो गया, अब आप भी देख रहे होंगे, हम्म। एवरीबडी इज आस्किंग कि हाँ भाई प्रॉफिटेबल कब हो गए, छोड़ो ये तुम कितना करते हो टॉप लाइन, दैट इज रेलेवेंट। तो उसके लिए तो कैश, जी पॉजिटिव कैश फ्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, पॉजिटिव प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए? आई थिंक पॉजिटिव कैश फ्लो इज दी मोस्ट, कैश इज किंग, तो आई कैश इज अ थिंक किंग। प्रॉफिट या कैश फ्लो पॉजिटिविटी तो बहुत आपको ज्यादा क्या कहूंगा मैं, आपको लेवरेज देती है इन्वेस्टर्स के साथ भी कि हाँ ठीक है यार, अगर थोड़ा सा बॉटम लाइन नेगेटिव भी है, ज्यादा ना हो, ऐसी ना हो कि 10-15-20% नेगेटिव नेट प्रॉफिट है, लेकिन थोड़ी नेगेटिव भी है लेकिन कैश तो पॉजिटिव है, तो दे विल गो फॉर यू, यार रियली। और दूसरा आजकल रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, इट्स नॉट लाइक बिफोर। तो हम्म। हर वक्त रेस करना इट्स नॉट फिजिबल फॉर योर स्टार्टअप। तो आपके पास बिल्कुल सही बात है, कैश फ्लो पॉजिटिव होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए यूज़ होगा। अगर अगर कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होंगे, सिर्फ आप एनपी में पॉजिटिव हो, सो इट डजंट मेक एनी सेंस, आई मीन कोई कोई फायदा नहीं है उसका। तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट इज कैश फ्लो। अच्छा, आई थिंक जब आप ज़्यादा इन्वेस्टर लेके आते हैं तो आपका जो कैप टेबल है वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस उनको हैंडल करना, उनको मैनेज करना, क्योंकि हर इन्वेस्टर का डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है। सो आपको क्या लगता है कि एक ज़्यादा इन्वेस्टर लाना ज़्यादा बेहतर होता है या कम इन्वेस्टर में रहना ज़रूरी होता है? यार आई थिंक इसमें आपकी आपकी कोई चॉइस नहीं है, ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन वही वाली बात है कि इट्स जस्ट अ ख्वाहिश, राइट। ये नीड मैं पे डिपेंड कहूँगा करता है। मेरे, हाँ मेरे कैप टेबल में 5 लोग हों, आई मीन दिस इज माय आइडियल सिनेरियो, राइट, कि 5 बड़े बड़े वीसीज हों, हर वीसी ने 5 से 10 मिलियन डॉलर लगाए हुए हैं, आई एम लिविंग द परफेक्ट लाइफ। तो ऐसा होता नहीं है, तो बेसिकली इट्स नॉट इन योर हैंड, बट जनरली पीपल से के लेसर द इन्वेस्टर ऑन कैप टेबल द लेसर इट्स कॉम्प्लेक्स, राइट। लेकिन अ, हमारे साथ ये कि हमारा कैप टेबल कंपैरेटिवली बड़ा, आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल ऑन आवर कैप हम्म। टेबल। लेकिन अच्छी बात ये कि मोस्ट ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री और दे आर पार्ट ऑफ फ्यू ओके। सिंडिकेट्स एंड कोहॉर्ट जो कि सब मिलकर आए। और तीसरी चीज ये है कि अब नए सिस्टम आ गया है कि आप जितने भी आपके जो लॉन्ग टेल इन्वेस्टर्स हैं या एंजल इन्वेस्टर्स कहने या जिनके छोटे छोटे शेयर हैं 0.5%, 1% वाले, उनको आप वो एसपीवी पे ला सकते हैं, थ्रू वेस्टिंग, सॉरी वो जेस्ट के नाम से एक वो है, दे हेल्प यू टू बेसिकली ब्रिंग देम अंडर वन एसपीवी। तो 40 बंदा भी है तो वो अंडर वन एसपीवी आ जाता है फिर। तो दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन, तो उससे फिर कैप टेबल आपका श्रिंक हो जाएगा। वो तो श्रिंक हो इतना जाता है। इतना मुश्किल नहीं। जी जी। अच्छा, मैं आखिर में मैं आ गया हूँ ज़रा। दो तीन चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी है कि एक तो एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट होता है ईसॉप का। क्या आप अपनी कंपनी में इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस वक्त उनको रिटेन करने के लिए, या अभी टाइम लगेगा उसमें? अगर आप बताइए। हाँ, ईसॉप हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया है। एक्चुअली ईसॉप के अंदर क्या है कि ये अमूमन करते हैं जब आप कोई प्राइस राउंड करते हो। तो प्राइस राउंड के वक्त आप ईसॉप के परसेंट एक साइड पे कर देते हो कि दैट पर्टिकुलर परसेंटेज इज फॉर द ईसॉप, 5%, 10%, अप टू 15%। हम्म। तो ईसॉप का फायदा दो लोग उठाते हैं। एक तो हम इसको एम्प्लॉयज को भी दे सकते हैं कि इसमें से 2%, जो भी परसेंटेज है टोटल, उसका 2% जो है वो एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा।
बाकी रिमेनिंग जो है वो को फाउंडर वाले रख लेते हैं कि आई विल गेन बैक द शेयर्स दैट आई हैव डाइल्यूटेड व्हाइल कन्वर्टिंग माय इन्वेस्टर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए मेरा तो पॉइंट ये है कि ये क्या हेल्प करता है एम्प्लॉय को रिटेन करने में, ये वाला फैक्टर ईसॉप इंट्रोड्यूस करने का आपकी कंपनी के अंदर लोगों का, यार इन जनरल हम बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। आई थिंक उसमें देखें वही वाली बात है, जो पहला पॉइंट था ना जो हमने बात की थी, अगर किसी भी एम्प्लॉय के अंदर एक तो वो लॉन्ग टर्म नहीं अगर सोचता और उसमें पैटर्न नहीं है काम करने का, फिर वो ईसॉप भी उसको रिटेन नहीं कर पाएगा। रिटेन वो नहीं कर सिर्फ वेट पाएगा। करेगा उस टाइम तक का कि जैसे ही मेरा ईसॉप जो है वो मेच्योर हो जाए मैं निकल जाऊंगा हाँ, यहाँ से। बल्कि लॉयल्टी तो शायद कम हो जाए वो उसकी। या एग्जैक्टली गेम सारी ये है कि हाउ पैशनेट ही इज अबाउट इट एंड हाउ पैशनेट इज ही टू टेक दैट कंपनी टू द हाईएस्ट लेवल, जो कि विजन है कंपनी का, वो कितना पैशनेट है वो है। अब लेट्स से ईसॉप ना भी हो, in all fairness, somebody who joined your company from day one, or say day 5, day 10, and he was with you till end, till the glorified exit, or जो exit जो आपके चक्कर में आपने जो कि आपका फाइट या पाप था, then he deserves it. I mean, मैं अगर ऑफिशियली पेपर पे ESOP ना भी दूं किसी को, he should get a very good share of what you have achieved from that exit, right? ये तो यानी ये बेसिक वैल्यूज होनी चाहिए कंपनी के साथ। कंपनी बोनस देती है, राइट? बिल्कुल। अब बोनस अगर नहीं देना चाहे तो कंपनी के पास 100 बहाने होते हैं, लेकिन अगर कंपनी फेयर है और कंपनी वाकई अच्छा परफॉर्म करे उस साल, तो फिर आप देखें वो कितने बहानों से देते हैं, इन्फ्लेशन इंसेंटिव, बोनस, प्रमोशन, इंक्रीमेंट। तो अगर कंपनी इटसेल्फ अच्छी वैल्यूज की है और दे आर एथिकल पीपल एंड दे अंडरस्टैंड दीस थिंग्स, फिर तो मैं कहता हूँ कि यार ESOP हो ना हो डजंट मैटर, यू शुड गिव, एवरीबॉडी शुड गेट अ शेयर ऑफ योर ग्लोरी। दैट्स व्हाट आई बिलीव। अच्छा मैंने स्टार्टअप्स में मैं एक चीज बस ऐड कर लूँ। जी स्टार्टअप्स में सैलरी पैकेजेस बहुत कंपैरेटिवली लो होते हैं कॉर्पोरेट जॉब से और नॉर्मल से। तो इन ऑर्डर टू रिटेन एन एम्प्लॉय एट अ लोअर पैकेज, जो कि उसको कहीं और अच्छा पैकेज मिलेगा, लेकिन वो स्टिल एक्सेप्ट कर रहा है आपके साथ काम करने के लिए कि भाई चलो सैलरी कम मिल रही है, उसको आप रिटेन कर सकते हो कुछ अरसे के लिए, लेकिन वो ज़्यादा अरसे रिटेन नहीं रहेगा। तो उसके लिए ईसॉप का थोड़ा सा उसको एक देना पड़ेगा कि खलास यू हैव सम सर्टेन परसेंटेज द ईसॉप। तो मेरे ख्याल से हाँ, एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए ईसॉप की ज़रूरत हो सकती है। अच्छा एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ समझनी है कि स्टार्टअप के फेलियर के रीजंस क्या हो सकते हैं। देखें सक्सेस तो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करते हैं आती हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी विटनेस हैं जिसमें स्टार्टअप फेल भी होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को मेरे ख्याल में 3-4 साल तो हो गए इसको रन करते हुए, यार माशाल्लाह इज़ गोइंग वेल, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप मैंने बड़े बड़े स्टार्टअप देखे पाकिस्तान के अंदर भी जो कि ख़त्म हो गए, उनके नाम थे आज वो नहीं है। तो आपकी नज़र में ऐसी क्या गलतियाँ होती हैं स्टार्टअप में जिसकी वजह से दैट गोज टुवर्ड्स फेलियर? अच्छा, बेसिकली इसके अगेन ये मेरा ख्याल है बहुत ही पर्सनलाइज जवाब होगा, और आई थिंक हर कोई डिफरेंट जवाब देगा आपको। जब आप ये पूछेंगे तो आई थिंक अदनान वुड हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली स्टार्टअप फेलियर के जो 2-3 रीजन मेरे नज़दीक हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इस काम में आ रहे हैं ना, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि आप इसलिए ना आए कि इट्स अ कूल थिंग, यार मार्केट में चल रहा है तो हम भी करते हैं, और वी गोना मेक सम बिग बक इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड खलास से निकल जाएंगे। ये चीज़ नहीं चलती, लगती है दूर से ये वो होता नहीं, हमारे प्रॉपर्टी का काम होता है पाकिस्तान में, क्या 2 प्लॉट ले लेता हूँ बहरिया में, 4 का बेच दूंगा और निकल जाऊंगा। तो कुछ लोग इस सिलसिले में आए थे, वो चले गए। there was one reason of big failure because they never had a real problem that they were solving. They never had a real idea that they were trying to crack. It was that कि यार एक नाम रखते, इंडिया में ये हो रहा है, यूरोप में ये हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं, और हम भी 2-4-5 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट रेस कर लेंगे और फिर देखेंगे जो भी देखी जाएगी क्या होगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इट डिपेंड कि आपकी जो ओवरऑल बिजनेस फिलोसफी है ना वो क्या है, कि आप जो कारोबार कर रहे हैं या कोई भी काम करना चाह रहे हैं लाइफ में, कि जो इनेट रीजनिंग है ना पीछे, जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है। अगेन, इज इट बिकॉज के यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, और यू रियली वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन सोसाइटी और इन दैट इंडस्ट्री इटसेल्फ। डू यू नो द इंडस्ट्री, आर यू सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम, आर यू सर्विंग द रियल कस्टमर, क्या कर रहे हो, यानी करना क्या चाह रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि आपको बार बार ये चीज चेक लगाने चाहिए अपने ऊपर एज फाउंडर, यार हाँ ठीक है आइडिया अच्छा लग रहा है, मैं 10 लोगों से पूछूंगा वैलिडेट करने के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर जब मैं शुरू करूंगा
तो हर थोड़े दिन बाद मैं उसको रीवैलिडेट करूंगा बाय इंश्योरिंग कि जो केपीआईज या जो मेरी इनिशियल थिंकिंग थी इस आइडिया के बारे में, क्या वो आज भी वैलिड है या नहीं है। हम्म। तीसरी चीज ये कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ किसी और के पैसे पे, तो वो जो अमाना वाला फैक्टर है ना कि यार मेरे लिए ये अमानत, ये पैसा जो है जो आ रहा है Yeah. बेसिकली, बेशक वो इजीली यार मुझे कल मिल जाए $5 million की इन्वेस्टमेंट, बड़ा बड़ा अमाउंट है, 20-25 मिलियन रियाल, बट यू शुड वैल्यू दैट कि नहीं यार मुझे इस अमानत को बहुत एहतियात से खर्च करना है। तो मैं देखूं कि यार मैंने बंदे सही रखे हुए हैं, क्या मैं तनख्वाहों पे ज़ाया तो नहीं कर रहा, कहीं मैं ज़्यादा रिसोर्स में पैसे ज़ाया तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे लीकेज तो नहीं है। तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी हम्म। जो कि हर कोई नहीं ले पाता, या अगेन हर किसी को लेनी चाहिए कि वन ऑफ द, आप देखें जितने भी फेल्ड स्टार्टअप्स हैं चाहे वो किसी कंट्री में भी हो, वो थे जिनके अंदर ये सारे मसले थे। या तो वो तफरी करने आ गए थे, या तो उनका आइडिया बिल्कुल भी हम्म। वर्केबल नहीं था। समझ रहे, जितने भी आप देखें, करीम को देखें, करीम जैसी परसिवरेंस मैंने बहुत कम देखी है। आप कभी उनके पॉडकास्ट देखेगा, उनके फाउंडर्स के, आपको अंदाजा होगा, उनके इंटरव्यूज देखेगा कि वो कितने लो पे चले गए थे, बट दे वर लाइक नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम्म। हमने इसको लेके जाना है तक। सेम गोज विद ऊपर, सेम गोज विद हंगर स्टेशन। हंगर स्टेशन की तो स्टोरी ही इतनी वो है कि किस तरह के बेचारा लीगल टैंगल्स में गया जो यहाँ का माशाल्लाह, एंड जस्ट नाउ ही एग्जिट विद अ वेरी बिग नंबर माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो कामयाब स्टार्टअप वही है जिन्होंने फ्रॉम डे वन टिल दे exited या till they became very profitable और सक्सेसफुल, लेट्स से कुछ सक्सेसफुल तब तक थे वो, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना मायने रखा है। दे केप्ट प्रायोरिटी ऑन देयर वैल्यूज। तो अदनान भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? जी बिल्कुल। 3-4 रीजंस हैं जिनकी वजह से स्टार्टअप्स मेनली फेल होते हैं। एक तो ये कि ओवर स्पेंडिंग, के आपने अपनी जो बजटेड कॉस्ट थी वो उससे आपने ओवर स्पेंड कर दिया ड्यू टू 1 to 3 रीजन, जो भी रीजन हो। तो उसके लिए आप एक्चुअली उस प्रोजेक्टेड ग्रोथ को नहीं ला पाए, और दूसरा पैसे पहले खत्म हो गए, तो योर रनवे हैज बिकम शॉर्टर। तो वो एक रीजन है। दूसरा, अगर आप आइडिया ऐसा है जो मार्केट में हर तीसरा चौथा बंदा कर रहा है, तो यू आर नॉट ब्रिंगिंग एनी न्यू थिंग टू द मार्केट, तो वो भी एक रीजन है। और तीसरा ये कि हाउ डू यू एग्जीक्यूट इट। एग्जीक्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई नई चीज नहीं कर रहे हो, पहले भी लोग ये कर चुके हैं, दूसरे मुल्कों में कर चुके हैं। आप जो कर रहे हो वो किस तरह कर रहे हो, किस नए तरीके से कर रहे हम्म। हो। एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जीक्यूशन सही होगी तो स्टार्टअप के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। एग्जीक्यूशन लो होगी, मतलब वीक होगी आपकी एग्जीक्यूशन, तो उसके अंदर आपके सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे। तो एग्जीक्यूशन इज अ की। नहीं, ये बड़ा फेयर है, क्योंकि जब आपका फेलियर आता है तो उसमें खाली आप नहीं होते, आपके साथ फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती हैं। बिल्कुल। और अगर आप डूबते हैं, अल्लाह ना करे, तो उनका भी बहुत ज़्यादा उनके करियर पे बड़ा बड़ा एक दाग लगता है। और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है को फाउंडर्स पे, to carry all these kind of risk: investor, employees, their families, your business, your cash, your bank. So hats off to you guys that you have taken such a brave decision in your career, and it's not a joke, believe me, it's not a joke. It's not a joke. It's especially you are not in your own country. You have to follow lot of regulations in your Saudi country, and you have to keep in mind anything can come, any law can change, and that can affect your business. 100%। बिल्कुल बिल्कुल, So रिस्क फैक्टर बहुत हाई है। I think we are done for this podcast. Thank you so much. Any advice, last advice from you to the newcomers? They have passionate about startup. आई थिंक मेरी एडवाइस बड़ी सिंपल सी होगी और बहुत ही कॉमन एडवाइस होगी कि पहले एक्सपीरियंस ले लें अपनी जॉब के अंदर, जो भी उनका पैशन है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री दैट दे वांट टू वर्क विद, और उसके बाद जो है सोच समझ के आए। आग का दरिया है और डूब के जाना है वाली ग्रुप पे जा कहानी रहे है इसके अंदर। तो हाँ, तो बड़ा एहतियात करें इस चीज़ के अंदर, और अपनी जो क्या कहते हैं, डरे नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं इस चीज़ से, और लाइफ में ज़रूर एक चांस। और फियर को आउटकम यानी फियर को मारने के लिए ना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है हमारे सबके हैं। अंदर। बहुत सारी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फियर होते हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं हम सबके अंदर, जब तक आप उनका सामना नहीं करोगे आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हम्म। तो दिस इज वन ग्रेट थिंग। आई मीन स्टार्टअप हो या कोई भी ऑन्टरप्रेन्योरियल जर्नी हो यार, अपना बकाला खोलने की बात कर लें, आप छोटा सा कोई एनीथिंग शॉप खोले, व्हाटएवर, करें जरूर।
क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आई मीन मैं एक चीज़ आपको मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग है इस पूरे 3 साल में मेरा ख्याल है वो ये है, जो हमेशा मैं सबको बोलता हूँ कि यार इट रियली मेक्स यू हम्बल। बहुत आपको ह्यूमिलिटी सिखाता है, अल्लाह के सामने आपको साबित करता है कि आपकी कितनी हमारी कितनी छोटी हैसियत है उस रब्बुल इज़्ज़त के सामने, जिसने सब कुछ दिया हमें, दिन और रात खिलाता पिलाता है, और हमारे यानी ऐसी ऐसी मसाइल से उसने निकाला है नदीम भाई, दैट वी सीम इम्पॉसिबल टू कम आउट। यानी खलास आपका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, यू डिडंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, और उसका सोल्यूशन मक्खन की तरह निकल गया। तो आप मुझे चलो, बताएं, कोई ज़ात है ना पीछे जो आपके खड़ी हुई जो ये कर रही है, इट्स बिल्कुल नॉट बिल्कुल, मी, इट्स नॉट बेशक अदनान, इट्स नॉट यू, राइट? तो ये बेशक। चीज़ बड़ी सीखने को मिली कि यार जो जॉब होती है ना, वो जो कुर्सी है ना, वो कुर्सी की ताकत है, तुम्हारी नहीं है। क्योंकि जब मोमेंट एग्जैक्टली, हमने वो कुर्सी छोड़ी ना, तो हम बिल्कुल ज़मीन पे आ गए। जमीन पे आ गए। तो हाँ, तो ये चीज़ लोग बड़ा ख्याल करें इस चीज़ का कि जो है वो अपनी जॉब के एक डिल्यूजन में जब हम रहते हैं ना, जब हम जॉब पे होते हैं कि यार मैं आई एम द मैनेजर, आई एम द मुदीर, भाई जब मोमेंट यू लीव दैट ऑफिस यू आर नथिंग। खत्म। तो अपनी सेल्फ उस पर बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी जो क्या कहेंगे सेल्फ लर्निंग है, अपने आप को स्ट्रांग बनाए, अपना स्कोप ऑफ लर्निंग को बढ़ाएं। देखिए फ्यूचर में बड़ा मसला होगा नदीम भाई, जब हम एआई की बात कर रहे थे ना, एआई बहुत सारी जॉब को ऑब्सोलेट कर देगा वेरी सून। तो जो आपका होराइजन ऑफ एक्सपीरियंस है ना, जो स्कोप एक्सपीरियंस, इट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू सर्वाइव इन जॉब मार्केट इन फ्यूचर। एग्जैक्टली। अदरवाइज आप बताएं, डॉक्टर को उसने रिप्लेस कर दिया, अभी आप कह रहे थे, आई मीन तो व्हाट लेफ्ट? तो इसलिए बच्चों को एडवाइस थी कि बेटा खूब मेहनत करो, और देयर इज नो शॉर्टकट। ये कामयाबी तभी मिलेगी जब तुम नॉर्मल तरीके से मेहनत करके जाओगे, और इसमें प्लीज डोंट गो फॉर शॉर्टकट। शॉर्टकट कुछ भी लाइफ में नहीं होता। तो या वर्क हार्ड, वर्क विद पैशन, एंड इंशाल्लाह सक्सेस विल कम सूनर और लेटर इंशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शॉर्टकट्स तो कोई नहीं है भाई, किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर एवरी सब कुछ जो है ना वो मेहनत से हासिल होता है, और मेहनत करनी है, और मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। और सही पार्टनर्स के साथ मेहनत करनी है। अपने को फाउंडर ऐसे चूज करो जो तुम्हें बूस्ट अप करें, बजाय इसके कि वो को फाउंडर्स हैज टू बी वेरी सेलेक्टिव के वेरी सेलेक्ट। उनके साथ जेल होना बहुत ज़रूरी है, और ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के ऊपर। और जब भी व्हेन यू फील डाउन तो दूसरे उसको पंप अप करते हैं, बिल्कुल ज़रूरी है ये। हमने भी कई दफ़ा सोचा, मैं एज ए पर्सनली, मुसाब भाई आपको बताया नहीं मैंने कभी, लेकिन कभी कभी सोचा हमने कि यार चलो अब बस हो गई है, बस रुक जाते हैं। लेकिन भाई फिर कुछ और बात कर लेते तो मूड चेंज हो जाता है। तो ज़रूरी है, तो फाउंडर्स अच्छे होने चाहिए, और मेहनत ज़रूरी है भाई, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। चलिए, थैंक यू सो मच मुसाब भाई, अदनान भाई। आई थिंक इस पॉडकास्ट में मुझे तो बहुत मज़ा आया और बहुत लर्निंग हुई है, और आई थिंक सुनने वालों को भी लर्निंग होगी। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड द बिजनेस यू आर डूइंग, एंड यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। बहुत बहुत शुक्रिया, प्लेजर वॉज आवर्स। आपने हमें याद किया, और आई मीन इट वॉज ग्रेट, रियली थॉरली एंजॉयड। बहुत अच्छा लगा एक तो आपसे मुलाकात हुई इतने अर्से बाद, एंड यू हैड ग्रेट सेट ऑफ क्वेश्चंस। आई रियली विश एंड होप के जो देखने वाले यू नो दे लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू नदीम भाई। कुछ भी हो, एनी टाइम इन फ्यूचर यू नीड अस टू बी पार्ट ऑफ एनी डिस्कशन, वी आर रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू दिस नदीम भाई, पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, और बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। और बाय लुकिंग एट योर फेस, माशाल्लाह यू आर स्टिल द सेम यंग गाय, माशाल्लाह, पैशनेट। तो थैंक यू सो मच सर। No, thank you so much, and I really enjoyed this podcast. Thank you so much. जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू बहुत। जज़ाकल्लाह।